मुझे आज भी वो दिन याद है जब श्री प्रेम सुख जी डेलू अपनी शादी के पश्चात इस पावन धरती पे आए थे और उन्होंने संबोधन दिया था और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, आप नई पीढ़ी को आगे लाएं। और गुरुजी ने उनके सम्मान में एक ही बात कही थी कि आपने 14 परीक्षाएं उत्तीर्ण की है तो आपको हम 14 बार बुलाने का हक तो रखते हैं। जब भी युवा सम्मेलन होता था मैं जरूर देखती थी। जम्बेश्वर भगवान की जय। परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के परम भक्त श्री गुरु सच्चिदानंद जी को मेरा चरण स्पर्श। पवित्रता की इस धरती को नमन। मंच पर आसीन मेरे सभी साथी पदाधिकारियों को मेरा नमस्कार। पंडाल में विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों एवं युवाओं को जो हमारे समाज का भविष्य है, सभी को नमस्कार। बहुत ही गौरवपूर्ण पल है ये मेरे लिए और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। इस पल को जीने के लिए बहुत मेहनत की और आज ये सपना जो साकार हुआ है, इसके लिए मैं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान और मेरे सभी परिवार के सदस्यों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। इन सभी की आस्था से और आशीर्वाद से ही ये सफलता मुझे मिली है। जब भी युवा सम्मेलन होता था मैं जरूर देखती थी और बहुत ही मोटिवेशन मिलता था हमेशा, और यही सोचती थी कि एक दिन मैं भी इस मंच पर पहुंचूं और सभी को संबोधित करूं। बहुत खुशी मिल रही है आज। मुझे आज भी वो दिन याद है जब श्री प्रेम सुख जी डेलू अपनी शादी के पश्चात इस पावन धरती पे आए थे और उन्होंने संबोधन दिया था और उन्होंने एक बात कही थी कि मैं तो बहुत बार आ चुका हूँ, आप नई पीढ़ी को आगे लाएं। और गुरुजी ने उनके सम्मान में एक ही बात कही थी कि आपने 14 परीक्षाएं उत्तीर्ण की है तो आपको हम 14 बार बुलाने का हक तो रखते हैं। तो इतनी ज्यादा खुशी हुई थी उस पल को देख के कि हम भी कभी इस मंच पे पहुंचे और सभी को कुछ मोटिवेशन दे सके। मैं पर्सनली जब भी अपने युवा सम्मेलन को देखती थी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था, बहुत ही ज़्यादा। और वो जो ललक थी इस मंच पर पहुंचने की, शायद उसी वजह से आज मैं पहुंच पाई हूँ। अपने बिश्नोई समाज के जितने भी मैं उदाहरण देखूं, सबसे एनर्जी मिलती थी माता अमृता देवी की जिद, और उस समय उनकी जो शक्ति थी कि पेड़ों के लिए अपना बलिदान दे दिया, उससे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कि हम बिश्नोइयों में कितनी ज़्यादा ताकत है, कुछ भी कर सकते हैं। हमेशा सीखने को मिला है। और जहाँ तक युवा सम्मेलन का उद्देश्य है वो युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। और मैं खुद के लिए अगर देखूं तो मुझे लगता है कि ये उद्देश्य सफल हो रहा है, क्योंकि यहीं से प्रेरित होके हम भी पहुंचे हैं यहाँ पे। और आप सब लोगों में से भी निश्चित ही तौर पे अगला जब युवा सम्मेलन होगा तो यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे उपस्थित होंगे, ये मेरा विश्वास है। और मुझे लगता है सफलता के लिए 3 चीजें होने बहुत आवश्यक है: श्रद्धा, निरंतरता और जिद। श्रद्धा होनी चाहिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान में, अपने गुरुजनों में, अपने माता पिता और परिवारजनों में। हमेशा से श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान में बहुत श्रद्धा थी और उन्हीं के आशीर्वाद से सफलता मिली है। मेरा जब प्री का एग्जाम था तो उस समय मुझे याद है अमावस्या थी और मेरे ससुर जी मुकाम धाम आए थे, और उस दिन से लेके जब तक इंटरव्यू हुआ था एक भी अमावस ऐसी नहीं थी कि जब मुकाम हमारे घर से कोई आया ना हो और हवन ना हुआ हो घर पे। श्रद्धा पूर्ण थी और सफलता भी पूर्ण मिली। उसके पश्चात मैं यहाँ सभी उपस्थित युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि श्रद्धा गुरु जम्बेश्वर भगवान में, अपने गुरुजनों में जो आपको शिक्षा दे रहे हैं। मेरी प्राइमरी शिक्षा से लेके आरजेएस तक के सभी गुरुजन
मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे शिक्षा दी और मुझे इस लायक बनाया। हमेशा से उनके लिए आदर सत्कार था। आप सभी को भी यही शिक्षा देना चाहूँगी कि अपने बड़े बुजुर्गों का, माता पिता, अपने परिवार के बड़े सदस्यों का, अपने गुरु का, सबका आदर सत्कार करें। उन्हीं के आशीर्वाद से आप निरंतर सफल होते जाएंगे। और जहाँ जिद और निरंतरता की बात रही तो ये तो हमारे समाज में वैसे ही कूट कूट भरा हुआ है और शायद ही किसी की मोटिवेशन की ओर की ज़रूरत होगी। समय समय पर हो रहे युवा सम्मेलन हमें मोटिवेशन देते रहते हैं। जब भी थोड़ा सा भी निराश होती थी, मैं YouTube पे यही वीडियो देख के अपने आप को प्रेरित करती थी कि नहीं, कर लेंगे। और निरंतरता रहनी चाहिए आपकी पढ़ाई में। एक असफलता का सामना भी करना पड़ा था। 2016 में शादी हो गई थी। शादी से पहले भैया ने बहुत ज़्यादा साथ दिया पढ़ने के लिए, खूब मोटिवेट करते। और मेरे अंकल थे जुडिशरी में पहले, तो उन्हीं को देख के मैं प्रेरित हुई थी, स्वर्गीय श्री विजय सिंह जी सीवर को। उनकी जुडिशरी के प्रति आस्था देखकर भी मुझे ये लगता था कि मैं भी कर सकती हूँ और मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। शादी के पश्चात ससुराल वालों ने बहुत विश्वास बनाए रखा, बहुत साथ दिया। जब पहली बार पति से बात हुई थी तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आप अपने होने वाले पति में से क्या उम्मीद रखते हो। तो मैंने उनसे एक ही बात बोली थी कि मुझे पढ़ना है, मेरी पढ़ाई ना छुड़ाई जाए शादी के बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको पढ़ने का मौका दिया जाएगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। 2016 से लेके 2021 में सफलता प्राप्त हुई है। वो निरंतर हर एक क्षण में, हर एक परिस्थिति में मेरे साथ खड़े रहे। 2016 में शादी, 2017 में LLB सेकेंड ईयर के पश्चात में RJS की तैयारी के लिए मैं जयपुर गई। तब से लेके लास्ट इंटरव्यू तक मैं जयपुर ही रही हूँ ज़्यादातर। 4 माह की बच्ची को घर पे छोड़ के गई इसी विश्वास के साथ कि मुझे सफलता मिलेगी। जिद और निरंतरता थी, तभी ये सफलता मिल पाई। 2019 में जो मेरा पहला प्रयास था RJS के लिए, उसमें मुझे सफलता नहीं मिली थी। लास्ट इंटरव्यू में जाके मैं रह गई थी। और जैसा कि सर ने बताया था, रीज़न वही था कि इंग्लिश हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी। इंटरव्यू में सारे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे, सारे ऊपर से चले गए, समझ नहीं आया। कुछ क्वेश्चनों के आंसर जैसे समझ आए दिए, नहीं अच्छे मार्क्स मिले। मेंस में अच्छे मार्क्स थे, फिर भी रह गई मैं लास्ट में। फिर उसी को आगे निरंतर जारी रखते हुए इसी जिद के साथ भी कोई बात नहीं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कर लेंगे हम भी। और शायद हमारे बैच में बहुत कम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। उन सब के बीच में जब हम पहुंचते हैं तो बहुत खुशी मिलती है कि चलो हम भी इन सबको कंपटीशन दे के आज यहाँ पहुँचे हैं। और उसके पश्चात बच्ची हो गई, उसके पश्चात कोविड आ गया, बहुत सारी मुश्किलें सामने आई, परंतु निरंतरता मैंने अपनी पढ़ाई में जो है जारी रखी थी। तो इसीलिए ये सफलता मिल पाई है। अपनी जीवनी को मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ, फिर भी संक्षिप्त में मैंने दोबारा बताया। सभी मुश्किलों का सामना करते हुए, निरंतरता रखते हुए, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान में श्रद्धा रखते हुए इस मंजिल को हासिल किया है। और यहाँ उपस्थित सभी बुजुर्गों से, सभी माता पिता से मेरा एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों में विश्वास रखें, उनका साथ और सहयोग करें, क्योंकि आपकी असली संपत्ति धन यही है। अगर आपके बच्चे जीवन में कुछ बन जाएंगे तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपका वैसे ही आपकी पगड़ी बहुत ऊंची हो जाएगी, आपका नाम ऊंचा हो जाएगा। तो इन्हीं पे पूर्ण ध्यान दें। आपका बच्चा कहाँ जाता है, कहाँ आता है, कहाँ बैठता है, किन लोगों के साथ उसकी संगति है, इसका ध्यान रखें। उनकी पढ़ाई में ध्यान रखें। हो सकता है आप पढ़े लिखे ना हो और जो आपका बच्चा जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है उसका ज्ञान आपको ना हो, परंतु बच्चे को जब माता पिता का साथ मिलता है
तो निश्चित ही वो सही रास्ते पे चलते हैं। तो आपका यही मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों पे पूर्ण ध्यान दें, और बच्चों से ये निवेदन है कि अपने माता पिता का आदर सत्कार करें और उनसे ज्ञान लें। ये नहीं हो सकता कि आप पढ़ लिख गए और आपके माता पिता नहीं पढ़े हुए हैं तो उनको कुछ पता नहीं है। उनका जो पूरे जीवन का ज्ञान है, जो जीवन उन्होंने देखा है, उसके आगे आपका ज्ञान छोटा है। तो हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से ही आप सफल होंगे, निश्चित ही तौर पे सफल होंगे। हमेशा सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करनी चाहिए, और जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें, जो भी आपका मन हो, उस फील्ड को पहले तो निश्चित कर लीजिए कि मुझे यही बनना है। उसके पश्चात उसमें अपनी पूरी जी जान लगाइए, और उसके लिए इतना सकारात्मक रहिए कि ये सोचिए कि आपको वो सफलता निश्चित तौर पे मिल गई है, मिल जाएगी नहीं, मिल गई है, आप वो बन चुके हैं। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए, आप जरूर सफल होंगे। मैं जब भी प्रेम सुख जी टेलू मेरे बहुत ही प्रेरणादायक रहे, मैंने उनकी वीडियो सबसे ज्यादा देखी होगी मुझे लगता है। मैं बहुत मोटिवेट होती थी उनकी वीडियो से, और मैं यही सोचती थी कि सामान्य परिवार से अगर ये इतनी सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। और मैं जब भी निराश होती थी उनकी वीडियो जरूर देखती थी, और शायद इतनी सकारात्मकता रही तभी ये सफलता हासिल हुई है। और बहनों से ये निवेदन है कि शादी के पश्चात तैयारी करवाने वाले शायद मिल भी जाएं, ये नहीं हो सकता। सास ससुर भी जो बैठे हैं उनसे भी निवेदन है कि अपनी बहुओं पे भी विश्वास करें, शायद वो भी मेरी तरह आरजेएस बन जाएं। तो साथ सहयोग तो बड़े बुजुर्गों को हमेशा ही देना होगा, तभी सफलता मिलेगी और तभी अपना समाज आगे बढ़ेगा। और सभी छोटे बच्चों से, युवाओं से, सभी से यही निवेदन है कि अपनी पावर जो है, अपनी एनर्जी पूरी अपनी सफलता को प्राप्त करने में लगाएं। सोशल मीडिया जो है बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बहुत ही यूजफुल तरीके से अगर आप उसको उपयोग में लेंगे तो बहुत आपका साथ और मिलेगा आपको आगे बढ़ने में, परंतु इसके नुकसान भी बहुत हैं। तो ये चीज़ तो आपको निश्चित करनी है, क्योंकि अपने बिना सोशल मीडिया के, बिना फ़ोन के रह भी नहीं पाएंगे, नहीं रह सकते अपने उसके बिना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसका यूज़ कैसे करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। और बहनों से ये निवेदन है कि अपनी पूरी जी जान जो है, सामान्य तौर पे अपने समाज में देखा है, ग्रेजुएशन कर ली बाद में शादी कर दो, छोरी दौरिया चढ़ा दी मैं तो गंगा ना लिया। दौरिया चढ़ा के गंगा कौन आया? बच्ची की शिक्षा पे ध्यान दीजिए, अगर वो कुछ बन गई तो आप हमेशा सुखी रहेंगे, आप उनकी तरफ से हमेशा चिंता मुक्त रहेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, वरना बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो शिक्षा पे ध्यान दीजिए, शिक्षा ही वो साधन है जो हमें आगे बढ़ा सकता है। तो निरंतर यही है कि श्रद्धा भक्ति रखें, पढ़ाई पे ध्यान दें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रखें, इसी से सफलता मिलेगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। हालांकि आपने अपने उद्बोधन के अंदर बहुत सी जो विषय है, उन विषयों को आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ मंच के समक्ष रख दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि विधि की जो परीक्षाएं होती है, वो चाहे आरजेएस हो या एपीपी है, जीएलओ है, इस टाइप की जो परीक्षाएं होती है, इनमें जहाँ एक तरफ पदों की संख्या कम होती है तो परीक्षार्थी भी बहुत कम होते हैं, लेकिन जो महिला वर्ग है, महिला वर्ग के लिए जो न्यायिक सेवा है, उसकी सिक्योरिटी और उसमें आगे जो प्रोग्रेस है, उसके बारे में आप समाज को ज़रूर कुछ बताएं, जिससे जो अब विधि का अध्ययन कर रही जो छात्राएं हैं या जो विधि का अध्ययन करना चाहती है छात्राएं, क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज के अंदर अक्सर माना ये जाता है कि बैंकिंग और टीचिंग, इन दो जॉब को हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा सामाजिक और अन्य सुरक्षाओं के मामले में इसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं।
लेकिन चूंकि मेरा स्वयं का भी ये व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि महिलाओं के लिए ये भी एक बहुत अच्छी सामाजिक सुरक्षा की जॉब है, तो इस दृष्टि से भी आप थोड़ा समाज को जरूर बताएं। न्यायपालिका निश्चित ही आप सभी लोगों को पता है बहुत ही एक पवित्र संस्था है और निश्चित तौर पर बहुत ही सुरक्षित। मैं इसको जॉब कह के इसका अपमान नहीं करना चाहूँगी। आज भी कोई भी सामान्य व्यक्ति जब भी कोर्ट में जाता है तो उसको मंदिर मानता है। न्यायपालिका को न्याय का मंदिर कहा जाता है और वहाँ पे जो जजेस होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि न्यायाधीश का कभी ना तो कोई लिंग होता है और ना ही कोई जाति होती है। वो इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने निर्णय करता है और निश्चित ही तौर पे बहुत मान सम्मान और सुरक्षा न्यायपालिका में है। और जहाँ तक अभी की स्थिति देखें, न्यायपालिका में अब सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं। अभी अगर हमारे बैच की बात करें तो 70% लड़कियां हैं और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुरक्षा वाली न्यायपालिका है। और सभी मैं लड़कियों से निवेदन करना चाहूँगी कि एक बार तो शायद अगर आपका मन ना हो तो फोर्स नहीं है कोई, परंतु अगर मन हो किसी का तो जरूर तैयारी करनी चाहिए। हर तरीके से बहुत ही अच्छी है न्यायपालिका, तो आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। और रही बात कम संख्या की, तो संख्या से कुछ मैटर नहीं होता। अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी है तो आप सफलता जरूर प्राप्त कर लेंगे। चाहे जेएलओ है, आरजेएस है, एपीपी है, जो भी भर्तियां होती है, इनमें भर्तियां कम आती है मानती हूँ, परंतु अगर आपकी निरंतरता है इस तैयारी को करने में तो आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि आप स्वयं के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक बहुत गौरवान्वित करने वाला और एक सुकूनदायक पल रहा होगा कि आपने वर्षों से जिस सफलता के लिए आपने निरंतरता दी, जिस सफलता के लिए आपने संघर्ष किया, उस सफलता को भी आपने पाया और आज आपने एक सामाजिक मंच के माध्यम से समाज की दशा और दिशा सुधारने का भी आग्रह सभी समाज बंधुओं से किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही सम्मानित और मेघालय से हमारे बीच पधारे डीजीपी साहब श्रीमान एलआर बिश्नोई जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक बहुत ही सशक्त और दृढ़ अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं श्रीमान एलआर बिश्नोई जी। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर आपने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है और उसी विशिष्ट पहचान का नतीजा है